हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम कोल्ड वॉर पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ कॉजेज़ पढ़े अब तक और कई सारे कॉन्फ्रेंस भी हमने पढ़ लिए हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जिसने कोल्ड वॉर को और ज़्यादा डीप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। देखिए, कोल्ड वॉर अपनी शुरुआत में कई ऐसी एक्टिविटीज़ और पड़ावों से गुजरा है जिसने कोल्ड वॉर को सही मायने में गहरा करने और इसे बहुत ज़्यादा डीप और फैलाने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है पोलैंड की प्रॉब्लम, एक बाल्कन कॉन्फ्रेंस और जर्मनी का डिवीज़न, सिविल वॉर में जलता ग्रीस और टर्की पर रूसी दबाव। ये सब जो है मेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलैंड पर। देखो, पोलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम का सब्जेक्ट रहा है। जर्मनी के पोलैंड पर अटैक से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। तो सोवियत यूनियन भी पोलैंड पर हमला करने वाला था। ठीक है, कुछ ही समय बाद जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड को आपस में बांट लिया। सो यूएस ये नहीं चाहता था कि यूरोप टू स्फेयर्स में बढ़ जाए, फिर भी ऐसा हुआ। हम जान चुके हैं कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने पोलैंड पर चर्चा की थी और कर्जन लाइन को पोलैंड की पूर्वी सीमा मान लिया था। हालांकि इसे पश्चिमी देशों के थ्रू स्टालिन का एक तुष्टीकरण माना गया। ठीक है, याल्टा में जितने डिसीजन हुए थे उसको किसी ने नहीं माना। ठीक है, और सोवियत संघ ने वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट कर दी और ये यूएस और ब्रिटेन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ठीक है, और सोवियत यूनियन के लिए उनकी जो नफरत थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, पोलैंड शीत युद्ध के अखाड़े के बीचों बीच मौजूद था, यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें कौन पिस रहा था? पोलैंड। इससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हो रही थी उन्होंने शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्कन कॉन्फ्रेंस। देखो, अक्टूबर 1944 में स्टालिन और चर्चिल ने मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस की। अब हम इसे एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डोमेन, उसके बाद सोवियत यूनियन, देन ब्रिटेन। सबसे पहले डोमेन हम देख लेते हैं। एक रोमानिया। सोवियत यूनियन के पास कितना था? 90%, ब्रिटेन के पास 10%। ग्रीस, सोवियत यूनियन के पास 10%, ब्रिटेन के पास 90%। यूगोस्लाविया 50%, ब्रिटेन के पास 50%। बुल्गारिया 75% और ब्रिटेन के पास 25%। तो इस तरीके का बंटवारा किया गया और स्टालिन ने इस पर मुहर लगा दी। इस तरीके का बंटवारा किया गया और इस बंटवारे पर स्टालिन ने मार्क किया। देखो, बाल्कन प्रदेशों पर जो बंटवारा कर लिया गया, दोनों नेताओं की मेज़ पर रखी टी भी ख़त्म हुई थी। तब तक जितने भी वहाँ के लोग थे, वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनकी जितनी भी डिज़ायर्स थी वो जाने बिना उसका जो है किस्मत जो है तय कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब किस जनता के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, चलिए अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो है जर्मनी का डिवीज़न। देखो, जर्मनी शुरू से ही सभी के लिए एक सेंट्रल क्वेश्चन बन चुका था। जर्मनी के रेफरेंस में जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे थे, उन्होंने पूर्व पश्चिम जितने भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे इनको और ज़्यादा बढ़ा दिया था। जैसे कि जब वॉर चल रहे थे वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, याल्टा, पोट्सडम हुए, बाकी जितने भी डिसीजन लिए गए वो जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब सोवियत हिस्से के बीचों बीच पड़ने वाले बर्लिन शहर को भी 4 हिस्सों में बांटने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, और ये जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी थी और पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जर्मनी का जो डेवलपमेंट है वो एक ही इकोनॉमिक एरिया के तरीके से किया जा सकता है, जिसकी एक जनरल करेंसी होगी। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड हो गया। नेचुरल है कि तीनों पश्चिमी देश एक साथ हो गए और सोवियत संघ दूसरी तरफ। ठीक है, तीनों जितने भी देश थे पश्चिमी देश वो एक साथ हो गए और सोवियत संघ जो था वो अलग हो गया था। ठीक है, ओके, अनदर पॉइंट इज सिविल वॉर में जलता ग्रीस। देखो, शीत युद्ध के आगाज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है वो एक इंसिडेंस है, जो कि कौन सा है? ग्रीस का गृह युद्ध, यानी ग्रीस का सिविल वॉर। ग्रीस में जितने भी फासिस्ट थे उनके खिलाफ साम्यवादियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। पश्चिमी देश, खास तौर पर ब्रिटेन को वहाँ कम्युनिस्ट रूल स्टैब्लिश करने होने से बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल खतरों का भी बहुत ज़्यादा डर हो गया था। लेकिन ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन को ग्रीक सिविल वॉर का जिम्मेदार माना। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ चुकी है। ठीक है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए सेना भेजी। ठीक है, तो ब्रिटिश खजाना खाली हो चुका था और ब्रिटेन वॉर का खर्च उठाने में अब जो था केपेबल बिल्कुल भी नहीं था।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उनका ऑलरेडी खर्च हो चुका था। तो ब्रिटेन ने 1947 के शुरुआत में अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया और यूएस से ये बात करी, ये अपील की कि आर्थिक मदद यानी इकोनॉमिक हेल्प यानी इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन देकर ग्रीस को साम्यवादी प्रभुत्व से छुटकारा दिलाया जाए, यानी कि जो कम्युनिज्म डोमिनेंट है उससे उसे छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि ये तय हो गया था कि जो फाइनेंशियल हेल्प के बिना सिविल वॉर में कम्युनिस्ट की जीत पक्की होगी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे इंसिडेंसेस पढ़ेंगे जो कि कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, जो कि चले थे 1945 से 1953 तक। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा विंस्टन चर्चिल का फुलटन भाषण। देखो, अमेरिका के मिसूरी स्टेट में एक फुलटन यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ना होकर एक जस्ट अ लीडर थे वो, उन्होंने 5 मार्च 1946 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन की, वहाँ पे वो मौजूद थे, उन्होंने एक भाषण दिया। इस भाषण ने पूर्व और पश्चिम की दूरियों को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कहा, ये आप सुन लेते ध्यान से। बाल्टन क्षेत्र में स्टैटन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रीस्ट तक यानी यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार, इनकी आयरन कर्टेन खड़ी कर दी गई है। ठीक है, और ये सभी जितनी फेमस सिटी है और सोवियत क्षेत्र में रहने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है बल्कि सोवियत नहीं आती, यानी कि वो भड़काने वाली बातें बोले थे कि जितने भी एरियाज है उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया गया है, किसके थ्रू, सोवियत यूनियन के थ्रू। तो ये एक भाषण था, भड़काने वाला भाषण था, जिसके बाद शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की जो शुरुआत मानी जा सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहने वाला है। तो फौलादी दीवार से चर्चिल का क्या मतलब था कि पूर्वी यूरोप और दुनिया के उस हिस्से से था जिस पर लाल सेना यानी कि रेड आर्मी का कंट्रोल था। तो चर्चिल क्या सोचता था कि अपने कंट्रोल वाले हिस्सों को सोवियत यूनियन ने बाकी दुनिया से काट दिया है। उनका कहना था कि साम्यवाद का जो प्रसार है वो फ्री नेशन यानी फ्री वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इसलिए चर्चिल ने यूएस और ब्रिटेन के बीच जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोलैब बनाने की अपील की। राइट, तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने चर्चिल की दीवारों की और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। इस भाषण के बाद से ही दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की खुलकर बुराई करने लगे। राइट, और जितने भी सोवियत नेताओं ने माना कि चर्चिल का फुलटन भाषण एक तरीके से शीत युद्ध की घोषणा यानी कि शीत युद्ध को अनाउंस कर दिया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा भड़काने वाली वहाँ पे बातें की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रूमैन थियरी पर। यूएस के 33rd प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी पूर्ववर्ती रूजवेल्ट के जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद सत्ता संभाली। उन्होंने रूजवेल्ट के सोवियत संघ और यूरोप से जुड़ी हुई नरम रवैया की ठीक उल्टी ही नीति अपनाई, यानी कुछ अपोजिट ही पॉलिसीज वो बना रहे थे। ग्रीस और टर्की पर बढ़ते सोवियत दबाव को रोकने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे ट्रूमैन थियरी के नाम से जाना जाता है। तो 1946 में सोवियत संघ में अमेरिका राजदूत के रूप में तैनात जॉर्ज एफ केनर ने कंटेनमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मिस्टर एक्स नाम से कंटेनमेंट एक सब्जेक्ट एक आर्टिकल जैसा उन्होंने लिखा और उस पर उन्होंने उस आर्टिकल को पब्लिश किया। ये अमेरिका डिपार्टमेंट को भेजे गए और एक सीक्रेट तरीके से उसे वहाँ पे उसे अमेंड भी किया गया, यानी कि अमेंडमेंट उसका किया गया। इसकी पब्लिशमेंट के साथ ही सोवियत संघ को रोकने, पीछे धकेलने और उसकी घेराबंदी वाली जितनी पॉलिसीज़ है वो बनाई गई। ठीक है, यही कंटेनमेंट जो थियरी है ट्रूमैन सिद्धांत का बेस बनाता है। राइट, तो चर्चिल भी फुलटन में साम्यवाद के खिलाफ काफ़ी कुछ कह चुके थे। साथ ही ट्रूमैन के जितने भी पर्सनल थॉट्स थे उस पर सोवियत संघ से नरमी के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो, कोल्ड वॉर के जो शुरुआती स्टेजेस चल रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है खींचतान हुई, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है स्ट्रेस में आ गया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शह मात का काम लगातार जारी रहा, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे डिप्लोमेटिक वॉर जो है वो चल रही थी। ऐसी सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम्स निकल के आ, जिससे कई बार ये लगा कि बस जो वॉर है अब हो ही गया, बट हुआ नहीं, कोल्ड वॉर ही चलता रहा। लेकिन वॉर की तैयारियों ने युद्ध को रोकने यानी वॉर को रोकने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया, और जो एक वार्म वॉर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम ही रही। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा जो कोल्ड वॉर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज़ रहेंगे जो कि हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, बैचलर्स में पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज़ नहीं पढ़े जाते। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।